तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 217 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एक तरफ से डिमोनिक फोर्स भी वहां पर आ जाती है, एक तरफ से राइटियसनेस की फोर्स होती है और एक तरफ से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग होते हैं। तीनों आर्मीज एक दूसरे के आमने सामने होती हैं। जैसे डिमोनिक कल्ट के लोग वहां पर पहुंचते हैं तो उनके साथ 9 डिमोनिक एल्डर्स में से एक एल्डर होते हैं और एल्डर वहां पर आगे की तरफ भाड़े होते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग सोच रहे होते हैं कि ये डिमोनिक आर्मी यहाँ पर क्या कर रही है। जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो इन लोगों को साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए था। इस जगह के ऊपर इनका होना बनता नहीं था, लेकिन ये यहाँ पर क्यों आए होंगे। जबकि दूसरी तरफ से वो राइटियस मास्टर जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि ये यहाँ पर क्यों आए हैं और वो साथ स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के मास्टर से कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने डिमोनिक आर्मी के साथ हाथ मिला लिया, तुम डीमंस कहीं के तुम लोग यहाँ पर अपने दुश्मन के साथ हाथ कैसे मिला सकते हो। तो एल्डर से कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। और साथ ही एल्डर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि यहाँ पर राइटियसनेस के लोगों को भी इस बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, यानी डैम सोयोंग के लोगों को इस बारे में पता नहीं था कि यहाँ पर डिमोनिक आर्मी के लोग भी आ सकते हैं। आखिर यहाँ पर ये लोग कर क्या रहे हैं, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इनका यहाँ पर क्या काम है। तो इसी के साथ ही एल्डर कहता है कि मुझे यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लॉर्ड ने 2 ही ऑर्डर्स दिए थे, उनमें से एक ऑर्डर तो पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ पर स्पीयरमैन को जिंदा वापस लेकर आना है, लेकिन वो स्पीयरमैन तो मर चुका है। और दूसरा ऑर्डर ये था कि हमें यहाँ पर यंग कल्ट लीडर को जिंदा पकड़कर लेकर जाना है। और यंग कल्ट लीडर को जिंदा पकड़कर ले जाना तो मुमकिन है नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान है, इसी वजह से हम उसे जिंदा पकड़कर लेकर नहीं जा सकते। और ऊपर से अब यहाँ पर डिमोनिक कल्ट की आर्मी आ चुकी है और साथ ही यहाँ पर डैम सोयोंग की आर्मी मौजूद है। इन दोनों आर्मी से मुकाबला करने के बाद हम लोग यहाँ पर जिंदा बचकर अपने साथ उनके यंग मास्टर को कैसे पकड़कर लेकर जा पाएंगे। तो इसी के साथ सभी आर्मीज जो होती है अब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और इसी के साथ ही एल्डर सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि ये सारे का सारा जो है ये सारे का सारा प्लान यंग मास्टर का था, यानी कि डिमोनिक यंग मास्टर का था। उसी यंग मास्टर ने यहाँ पर ये सब कुछ किया होगा। तो इसी के साथ दिखाते हैं कि ऊपर से हमारी जो गोल्डी होती है वो जंप करते हुए नीचे उतर आती है और टाइगर किंग और धोनी वहां पर नीचे उतरने के बाद उन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। धोनी वहां पर अपने पंजे और अपने नाखून के साथ यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करते हैं और उन लोगों को मार मार कर उनकी बॉडीज को काट रहे होते हैं। दूसरी तरफ से ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम का जो मास्टर होता है वो कहता है कि ये तो जायंट फॉक्स और टाइगर हैं, आखिर ये कहाँ से आए हैं, इतने बड़े बड़े बीस्ट कहाँ से आए होंगे, क्या ये भी डिमोनिक बीस्ट है। और इसी के साथ ही वहाँ पर जो टाइगर किंग होता है वो आके बढ़ता है और उसके घोड़े की गर्दन काट देता है, जिसकी वजह से वो मास्टर जो होता है वो जंप करते हुए उस टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारा जैसा एक लोली क्रीचर, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर अटैक करने की। जैसे वो टाइगर किंग के ऊपर अटैक करता है टाइगर किंग तो अटैक को अवॉइड कर लेता है, लेकिन इसी के साथ ही वो बंदा कहता है कि ये बंदा यानी कि ये जो टाइगर किंग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन मैंने जब इसके ऊपर अटैक किया तो मेरे अटैक की डायरेक्शन चेंज हो गई, आखिर ऐसा कैसे हुआ होगा। तो वो साइड के ऊपर डिमोनिक एल्डर की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उसकी वजह से हुआ है, क्योंकि उसका प्रेशर रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से जब मैंने अटैक किया तो मेरा अटैक जो वो सही निशाने के ऊपर हिट नहीं कर पाया। तो इसी के साथ ही हमारे एल्डर जो होते हैं बीच से बस गुजर कर आगे जा रहे होते हैं और वहाँ पर उनके आसपास जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे उनकी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ हिट होते हैं और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो एल्डर जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो एल्डर जो होता है राइटियस एल्डर जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो अपनी पाम टेक्निक के साथ एल्डर के ऊपर अटैक करता है और कहता है क्या तुम 9 डिमोनिक एल्डर्स में से एक हो, क्या तुम 9 ग्रेट डिमोनिक एल्डर्स में से एक हो। तो एल्डर उससे कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर 9 ग्रेट एल्डर्स में से एक हूँ, मेरा नाम विदर्ड एंड टैथर डिमोनिक एल्डर है। तो जो राइटियस मास्टर होता है वो उसे कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए यार तुम लोगों ने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के साथ हाथ मिला लिए हैं। मास्टर डैम सोयोंग भी तो यही देखना चाहते थे कि आज यहाँ पर स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोगों को ये सारी की सारी पावर और बैकिंग कहाँ से मिल रही है, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हारे एल्डर से कहते हैं कि ये तो तुम्हें अब मरने के बाद ही पता चलेगा कि आज यहाँ पर हमारे बीच में क्या चल रहा है, क्या समझौता चल रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। ट्रू डीमन स्क्वाड एडवांस। और साथ ही वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो। उनकी जो एडवांस लेवल की जो उनकी अपनी टीम होती है उनके 300 सोल्जर्स की, वो लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों एल्डर्स आपस में फाइट करेंगे और उनकी आर्मीज आपस में फाइट करेंगे। स्टील ब्लड फोर्ट्रेस के लोग जो होते हैं वहां पर गोल्डी और टाइगर किंग के हाथ से मार रहे होते हैं, जबकि यहीं पर से अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारी ड्रीमन क्वीन जो होती है बुरी हालत में होती है, क्योंकि हमारा जो हाजिन होता है वो उसके ऊपर बार बार अटैक्स किए जा रहा था। बार बार अटैक्स की वजह से डीमन क्वीन की हालत काफी खराब हो जाती है, वो बार बार पीछे की तरफ जाकर गिरती है, क्योंकि अभी तक उसे समझ नहीं आ रही होती कि कैसे यहाँ पर इस एम्परर की के अंदर से अपने आप को बाहर निकाला जा सके। हाजिन जहाँ पर एम्परर्स की वो यूज कर रहा था, एम्परर्स की जो कि बहुत ही पावरफुल की और नई किस्म की है, इसी की वजह से डीमन क्वीन उसकी के पावर के अंदर से बाहर नहीं निकल पा रही होती है और वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। इस लड़के ने मेरे आसपास की सारी के सारी स्पेस के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इसने आसपास की ग्रेविटेशनल फोर्स को भी चेंज किया हुआ है और उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। आज ये कैसे पॉसिबल है, आज इसका नाम की कैसे हो सकती है जो कि इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। इस लड़के की पावर यहाँ पर आसपास के पूरे एरिया को ही कंट्रोल कर रही है और यहाँ पर उसके साथ साथ उसने मेरी बॉडी को भी बाइंड कर रखा है। मैं यहाँ पर से निकल नहीं पा रही, मैं इस की पावर को अवॉइड नहीं कर पा रही। जब तक मैं इसके प्रेशर को हटा नहीं देती तब तक
मैं जहाँ पर इस लड़के के ऊपर अटैक करके इसको नहीं मार सकती, और उसके बाद यहाँ पर फिर से उसे अटैक का सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से डीमन क्वीन ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है और गिरने के बाद सोच रही होती है मुझे लगता है कि ये वॉइड कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट टेक्निक नहीं है, बल्कि इसके साथ यहाँ पर आसपास के स्पेस को कंट्रोल किया जा रहा है, आसपास की स्पेस को पूरी तरह से सप्रेस किया जा रहा है। अगर वो लड़का ऐसा कर सकता है तो फिर मैं भी यहाँ पर कर सकता हूँ। तो हमारी डीमन क्वीन जो होती है वो मार्शल आर्ट सीखने में काफी ज्यादा माहिर होती है, और हमारे हाजिन को वहाँ पर परफॉर्म करते हुए देख कर वो यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रही होती है। तो डीमन क्वीन जो होती है वो देख रही होती है कि वो कैसे यहाँ पर अपनी की को एक्सटर्नल की के साथ कैसे मर्ज कर रहा है और कैसे यहाँ पर दोनों चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि अब फाइनली से खत्म करने का वक्त आ चुका है। और हाजिन जैसे अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर एक फाइनल स्ट्राइक लगाता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका तो होता ही है, लेकिन इसी के साथ ही वहाँ पर दिखाता है कि डिमोनिक की जो होती है वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रही होती है, और वो कहती है कि मैंने यहाँ पर इसको कर लिया है। और हमारा हाजिन जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। तो जख्मी होने के बाद हाजिन कहता है ये कैसे हो गया, इस लड़की ने यहाँ पर मेरा बैरियर कैसे तोड़ दिया, डीमन क्वीन को यहाँ पर मेरे बैरियर के बारे में कैसे पता चला, और इसने कैसे यहाँ पर मेरी डिमोनिक एनर्जी के इस बैरियर को तोड़ा होगा। मैंने यहाँ पर सोचा नहीं था कि यहाँ पर इस फाइटिंग के दौरान ही इस बात का अंदाजा लगा लेगी कैसे यहाँ पर एम्परर्स की को यूज करना है। इसने एम्परर्स की को यूज करने का तरीका ढूंढ लिया है। तो डीमन क्वीन जो होती है उसके सामने खड़ी होती है और हंस रही होती है और उसे कहती है कि अब क्या हो गया, अब तुम्हारे पास यहाँ पर एम्परर्स की नहीं बची, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे क्योंकि मैंने यहाँ पर तुम्हारे इस मूव को कॉपी कर लिया है। तो डीमन क्वीन उसे कहती है कि अब तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक्स तो मेरे पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। हमारा हाजिन उसे कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, अभी मेरे पास और बहुत सारी ट्रिक्स बची हुई हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है जहां पर हमारी कैरेज होती है और मिस रिन जो होती है वो एनर्जी को महसूस कर रही होती है और कहती है ये एनर्जी तो उस ग्रैंडपा एल्डर की है जो कि हमारे घर में रहते थे, यानी कि डिमोनिक सेक्टर में रहते थे। लगता है कि वो बाहर आकर फाइट कर रहे हैं। क्या उनको यहाँ पर खुद आना चाहिए था, क्या यहाँ पर उनको भी बुलाया गया है, मुझे तो बिल्कुल भी इसका आइडिया ही नहीं था। तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से धमाके की आवाज आती है जहां पर हमारा हाजिन फाइट कर रहा था। तो इसी के साथ ही हमारी मिस रिन कहती है कि अब हमारा क्या होगा, हम लोग यहाँ पर से कहाँ जाएंगे। डोंगपिल भागता वहां पर आता और उसे कहता है कि मिस रिन अंगवा जल्दी से अपनी कैरेज के ऊपर चढ़ो, हमें यहाँ पर से निकलना होगा, हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं यहाँ पर, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए हम सभी लोगों को सेफ जगह के ऊपर जाना है। और वो जल्दी से घोड़े के ऊपर चढ़ जाता है और उनसे कहता है कि जल्दी से ऊपर आ जाओ, और उनको अपने साथ लेने के बाद बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करता है। तुम्हारा डोंगपिल जो होता है वो सोच रहा होता है कि अब जबकि यहाँ पर फाइट शुरू हो चुकी है और डीमन क्वीन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अपोनेंट है तो मुझे यंग मास्टर के ऊपर ही भरोसा करना होगा। वो सामने दीवार के पास जाता है, वहां पर भी तलवार घुमाकर दीवार को तोड़ देता है ताकि वहीं पर से अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर बाहर निकल सके। जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर पहले से वहां पर फाइट चल रही होती है, वहां पर एल्डर्स के दोनों तरफ से तीनों तरफ से एल्डर्स आपस में फाइटें कर रहे होते हैं। तुम्हारा जो डोंगपिल होता है इसी के साथ अंगवा से कहता है कि अंगवा जल्दी से यहाँ पर पॉइजनस गैस को रिलीज करो। तो अंगवा जो होती है मैकेनिज्म को रिलीज करती है और वहां पर से पॉइजनस गैस को छोड़ना स्टार्ट करती है। जैसे वो पॉइजनस गैस को रिलीज करती है इतनी देर में स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का लॉर्ड जो होता है वो आगे बढ़ता है, स्टील ब्लड फोर्ट्रेस का जो एल्डर होता है वो आगे बढ़ता है और आकर उनकी कैरेज के आगे जो दो घोड़े लगे होते हैं उन दोनों घोड़ों की गर्दनें काट देता है। तो दोनों घोड़ों के मरने के बाद यहाँ पर उनकी कैरेज वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। मिस रिन, अंगवा और हमारा डोंगपिल तीनों ही वहां पर अब आर्मी के बीचों बीच खड़े होते हैं जहां पर उनके सामने स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की आर्मी होती है। तुम्हारा डोंगपिल कहता है कि यह बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे सामने इस वक्त पूरी की पूरी एक आर्मी और मेरे साथ यहाँ पर दो लोग हैं जिनको मुझे प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं यहाँ पर ये करके रहूंगा। तुम्हारा डोंगपिल कहता है कि मेरी बॉडी के अंदर मेरी बची कुछ जितनी प्रीमॉर्डियल एनर्जी मैं सारी की सारी को यूज करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर इनको रोक नहीं होगा, मुझे यहाँ पर अंगवा और हमारी जो रिन है उन दोनों को बचाना ही होगा। और इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल वहां पर एक जोरदार चीख मारता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। वो अपनी बची कुछ जितनी इननेट एनर्जी होती है सारी की सारी को रिलीज कर देता है। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 217 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा डोंगपिल जहाँ पर ये कर पाएगा, क्या अंगवा और हमारी रिन को बचाकर लेकर जा पाएगा या नहीं।